नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। जमुई के जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। सर्च अभियान में सुरक्षा बलों ने विस्फोटक समेत नक्सलियों के कई सामान को बरामद किया है। जमुई जिले के बरहट इलाके के चोरमारा जंगल में सर्च अभियान के दौरान 189 पीस इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, इंसाफ एमएलजी के 10 मैगजीन, इंसास राइफल के 4 मैगजीन, जिलेटिन हिस्ट्री लगा इलेक्ट्रॉनिक 3 डेटोनेटर, ड्रैगन लाइट नक्सल पोशाक और साहित्य की बरामदगी की गई है। सर्च ऑपरेशन में बरामद एक आईडी बम को भी सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। नक्सली संगठन के स्पेशल एरिया कमेटी के शीर्ष नेता प्रवेश उर्फ अनुज और उसके साथियों ने मिलकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि आगे और भी इस तरह की बड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, जहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान कई हथियार जो हैं वो जब्त किए गए हैं और आईडी बम को किस तरीके से डिफ्यूज किया गया जवानों की मदद से, वो भी आपको दूसरी तस्वीर के जरिए दिखा रहे हैं। तो जमुई में बड़ी नक्सली वारदात को अंजाम देने के फिराक में नक्सली थे, लेकिन सुरक्षा बलों की चुस्ती और संजीदगी ने इस बड़े हमले को नाकाम कर दिया है और कई हथियार जो मौके से बरामद किए गए हैं। और जमुई से हमारे सहयोगी केसी कुंदन फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। केसी कुंदन, देखिए, एक बड़ी घटना को सुरक्षा बलों की संजीदगी ने रोक दिया है। ऐसे में आगे और किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिल सकती है सुरक्षा बलों की ओर से? जी बता दूं कि जैसा कि जमुई एसपी शौर्य सुमन ने स्पष्ट तौर पर यह बात कह दी है कि जिस इलाके में जो ये बरामदगी हुई है, आईडी बम बरामद हुआ है, वो इलाका वैसा है जो जमुई, लखीसराय और मुंगेर का जो जंगली इलाका है, जो सीमावर्ती जंगली इलाका है। और यहाँ पर खास करके नक्सल के बड़े नक्सली संगठन के बड़े नेता एक्टिव रहते हैं, उनके दस्ते का आना जाना होता है। और उस इलाके में जैसा कि एसपी ने बताया कि वहां पर बीते कुछ दिनों से कैंप स्थापित कर दिया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा। और वहां कैंप स्थापित करने के बाद जो भी नक्सली का मूवमेंट होता है, उनके पर जाहिर तौर पर जो बातें हुई है कि उसी इलाके के रहने वाले वे लोग हैं। तो वैसी स्थिति में एसपी का दावा है कि आने वाले दिनों में इस तरह की जो सफलता है लगातार मिलती रहेगी। और साथ ही वहां पर जहां पर अभी तक सुरक्षा बल नहीं पहुंच सके थे, जो इलाका जमुई, मुंगेर और लखीसराय का सीमावर्ती क्षेत्र का है, वहां पर पुलिस की पहुंच, सुरक्षा बलों की पहुंच हो चुकी है। और आने वाले दिनों में इस तरह की सफलता मिलती रहेगी, जैसा कि शौर्य सुमन ने, एसपी जमुई ने सीधे तौर पर यह दावा किया है। जी केसी कुंदन, क्या सर्च अभियान अभी भी जारी है? क्योंकि कई नक्सली भी वहां पर छिपे हो सकते हैं। नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी बता दूं कि इस बारे में जैसा कि एसपी ने बताया है कि ये कल अभियान चला था। सर्च अभियान अभी खत्म हो चुका है, लेकिन आगे जो अभी नक्सल के होने की जो भी सूचना होगी उस पर कार्रवाई होगी। और उस इलाके में बता दूं कि खुद सुरक्षा बल का कैंप है वहां पर। तो लगातार उस इलाके में सर्च अभियान चल रहा है एक तरह से, लेकिन जाहिर तौर पर सुरक्षा कारणों के कारण उसको खुलासा नहीं किया जा सकता है, जैसे एसपी ने बताया है। लेकिन उस इलाके में अभी भी इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल। चलिए केसी कुंदन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। नवादा में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और देसी शराब की आधा दर्जन भट्टियों को यहां पर नष्ट किया गया। ये भट्टियां रजौली थाना क्षेत्र के जमुंदाहा जंगल में चल रही थी। जब उत्पाद विभाग की टीम वहां पर पहुंची तो भारी मात्रा में महुआ जावा बरामद हुआ। साथ ही 125 लीटर तैयार देसी शराब भी बरामद की गई। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही धंधेबाज वहां से फरार हो गए। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया गया। जमुंदाहा जंगल में पुलिस की ओर से ये छापेमारी की गई, जहां पर देसी शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया। लेकिन इस दौरान जो शराब तस्कर थे वो भागने में सफल रहे और पुलिस फिलहाल उन शराब तस्करों की तफ्तीश में जुट गई है और लगातार कार्रवाई भी इस ओर की जा रही है। तो तस्वीरें देखिए आप, नवादा से एक खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर जमुंदाहा जंगल में पुलिस की ओर से छापेमारी की गई, जहां पर देसी शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया।
और बड़ी खबर मुंगेर से सामने आ रही है, जहां पर हवेली खड़गपुर में पुआल लदे पिकअप वैन में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरा पिकअप वैन अपनी चपेट में ले लिया। और तस्वीरें देखिए आप, पूरे पिकअप वैन में आग लगी है और पिकअप वैन जो है वो जलकर राख हो चुका है। घटना की जानकारी पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि बिजली के तार के संपर्क में आने से पुआल में आग लगी थी और धीरे धीरे पूरी पिकअप वैन जलकर खाक हो गई। और सहरसा से इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दो गुटों में हिंसक झड़प की बात सामने आई है। सेप्टिक टैंक निर्माण को लेकर यह पूरा विवाद हुआ, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सहरसा से, जहां पर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर सामने आई। सेप्टिक टैंक निर्माण को लेकर यह पूरा विवाद हुआ और मारपीट में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। काशनगर के अरसी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और अब बात करते हैं विधायक के गुस्से की। सिवान के सिसवन प्रखंड में स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी विधायक करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह स्वास्थ्य कर्मियों पर बरस पड़े। स्वास्थ्य मेले में लचर व्यवस्था देख करणजीत सिंह ने कहा कि आदत नहीं सुधरी तो वो दूसरी जगह ट्रांसफर करा देंगे। ड्यूटी के दौरान एक कर्मचारी को पान खाता देख विधायक जी का गुस्सा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया। विधायक जी को एक्शन में देख लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ शिकायत की झड़ी लगा दी। मेले से ही विधायक जी ने स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों को फोन कर दिया और ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। दौरानदा विधायक से लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में वसूली की शिकायत की थी और इसी को लेकर ये पूरा मामला बताया गया, जहां पर मेले में कुव्यवस्था देख करणजीत सिंह जो है वो गुस्सा हो गए। आप लोग केवल यहाँ आपका क्या दायित्व है? पान खा के और 200 दवा लेके बैठ जाना। पान खाते हमारे तो पूछे ना व्यवस्था में हुआ के बाबू साहेब पानी जांच। यहाँ एक जांच में अस्पताल के स्टाफ में जो टेक्नीशियन है पेशेंट से। वही देखिए, काली कमाई कर रघुत संपत्ति अर्जित करने के मामले में बिहार सरकार लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत फिर से 2 भ्रष्ट अधिकारियों पर आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई शुरू कर दी। आर्थिक अपराध इकाई ने आज औरंगाबाद जिले के बारूण में अंचलाधिकारी रहे बसंत कुमार राय के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की है। अंचलाधिकारी बसंत कुमार राय के पैतृक आवास सहित 2 जगहों पर छापेमारी की गई। लालगंज थाना क्षेत्र स्थित ईसूपुर गांव में स्थित बसंत कुमार राय के पैतृक आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दबिश दी और घंटों जांच की गई। आपको बताते चले कि सीओ का कनेक्शन बालू के अवैध खनन को लेकर सामने आया था। वह पहले से ही जांच एजेंसियों की रडार पर थे, लेकिन अब उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सीओ के लालगंज और पटना स्थित आवास पर की गई कार्रवाई में 119.8% आय से अधिक संपत्ति मिली है। भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ लगातार आर्थिक अपराध इकाई कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में आज पटना में 2 लोक सेवकों के ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई की है, छापेमारी की है। बताते चले कि यहाँ वेस्ट पटेल नगर है और यहाँ पे भी कार्रवाई जो है वो आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की गई है और यह कार्रवाई जो है वो तत्कालीन अंचलाधिकारी बारून जिला औरंगाबाद के बसंत कुमार राय जो है उनके यह ठिकाने हैं और यहीं पे जो है कार्रवाई की गई है। और यह जो मकान है वो बसंत कुमार राय के जो बड़े भाई हैं उनका यह मकान है और यहीं पे बसंत कुमार राय रह रहे हैं। और इस ठिकाने की सूचना आर्थिक अपराध इकाई को मिली थी, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम यहां पहुंची और यहां पहुंच करके जो छानबीन है उनके द्वारा किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी आए उन लोगों के द्वारा ये टीम के द्वारा जो है यहाँ पे छापेमारी की गई है। छापेमारी में जो जानकारी दी गई है आर्थिक अपराध इकाई के जो अपर पुलिस महानिरीक्षक हैं नईर हसन खान, उनके मुताबिक इनके खिलाफ जो है बसंत के खिलाफ FIR भी लॉन्च किया गया है और इनके खिलाफ जो है 119.8% अधिक परिसंपत्ति जो है वो अर्जित करने की सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पर जो है इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई और छापेमारी जो है वो पूरी हो चुकी है। आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम के जो लोग आए थे वो
वापस हो चुके हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक और लोक सेवक जो है उनके ठिकाने पर जो है वो छापेमारी की गई और वो जो है उनका नाम कृपा शंकर साहब बताया जा रहा है। तत्कालीन थानाध्यक्ष अजीमाबाद जिला भोजपुर के ये थानाध्यक्ष थे और इनके भी ठिकाने पे पटना के जो रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र है वहाँ पे भी ये आज कार्रवाई की गई है और इन दोनों पे आरोप है कि बालू माफियाओं के साथ मिलकर के इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया, आय से अधिक संपत्ति जो है इन लोगों ने अर्जित की। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच लालू प्रसाद यादव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लालू प्रसाद यादव 30 अप्रैल को पटना आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो 30 अप्रैल को लालू यादव पटना आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। आरजेडी में लालू के आने पर चर्चा की गई और लालू के मेडिकल रिपोर्ट का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद यादव 30 अप्रैल को पटना आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के आने पर चर्चा हुई है और लालू के मेडिकल रिपोर्ट का इस वक्त इंतजार किया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आएगी कि 30 अप्रैल को लालू प्रसाद पटना आ सकते हैं। तो ये जानकारी दे रहे हैं आपको सूत्रों के हवाले से, जहां पर 30 अप्रैल को एक तारीख दी गई है जब लालू प्रसाद यादव पटना आ सकते हैं। आरजेडी में लालू के आने पर चर्चा भी की गई और फिलहाल लालू प्रसाद यादव के रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और देखिए, इसी बीच तेज प्रताप यादव पर मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का इस पर बयान भी सामने आ गया है। जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि लालू प्रसाद इस पर फैसला लेंगे। जगदानंद सिंह ने लाचारगी जताई है इस पूरे मामले को लेकर। साथ ही ये भी कहा है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जगदानंद सिंह की ओर से ये बयान दिया गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव पर मारपीट का जो मामला है उसमें आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। लालू प्रसाद इस पर फैसला लेंगे। जगदानंद सिंह की ओर से ये बयान दिया गया है। साथ ही जगदानंद सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर लाचारगी जताई है। साथ ही ये भी कहा है कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कार्रवाई की है एक माननीय सदस्य जो निर्वाचित हैं और राष्ट्रीय जनता दल का संविधान कोई विषय विचार करके विवेकपूर्वक निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिवा किसी को नहीं दिया है। इसलिए अन्य जगह कोई विचार किया जाए या निर्णय किसी व्यक्ति ने कर दे जो अनधिकृत हो, तो ऐसा तो काम हम लोग कर नहीं सकते, न किसी को किया जाना चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जो उनका निर्देश होगा उसका अनुपालन होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना पर राज्यों के सीएम के साथ बैठक की। इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। पीएम ने राज्यों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना को रोकने के लिए शुरुआत में ही कोरोना को गंभीरता से लेना होगा। उन्होंने मास्क, 2 गज की दूरी के पालन पर जोर दिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के सीएम के साथ कोरोना पर चर्चा की और इस बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। पीएम ने साफ तौर पर राज्यों की भूमिका की सराहना की है। साथ ही कोरोना को रोकने के लिए शुरुआत में उसे गंभीरता से लेना जरूरी बताया है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग पर भी पीएम मोदी ने यहां पर जोर दिया है। साथ ही टीके को जन जन तक पहुंचाने की बात भी सीएम ने एक बार फिर से दोहराई है। जिस तरह केंद्र और राज्यों ने मिलकर काम किया, उसने कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों, राज्य सरकारों और अधिकारियों के साथ सभी कोरोना वॉरियर्स की प्रशंसा करता हूं। साथियों, कुछ राज्यों में से कोरोना के फिर से बढ़ते केसेस को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी हमारे सामने विस्तार में जानकारी रखी है कि कोरोना की चुनौती अभी पूरी तरह से टली नहीं है। ओमिक्रॉन
और उसके सब वेरिएंट्स किस तरह गंभीर परिस्थिति पैदा कर सकते हैं, ये यूरोप के देशों में हम देख रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में कुछ देशों में इन सब वेरिएंट्स की वजह से कई सर्ज आए हैं। उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विभाग के मंत्री संजय कुमार झा आज गोपालगंज में बाढ़ से पूर्व तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री ने कुचायकोट प्रखंड के भगवानपुर और विशंभरपुर में बाढ़ निरोधक कार्यों का जायजा लिया। मंत्री ने कहा कि 31 मई से पहले फ्लड फाइटिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। न्यूज 18 से बातचीत में संजय झा ने कहा कि नेपाल में हाई डैम नहीं बन रहा है, दो देशों के बीच से मसला फंसा है। जल संसाधन मंत्री से खास बातचीत की न्यूज 18 से हमारे संवाददाता गोविंद कुमार ने। जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा आज गोपालगंज के भगवानपुर में पहुंचे हैं, जहां पर कटाव निरोधी कार्य का जो जायजा ले रहे हैं। यहां जल संसाधन मंत्री संजय झा थे, हम उनसे बात करते हैं। क्या सर, क्या कुछ तैयारी की जा रही है बाढ़ के पूर्व? नहीं, उसी का देख रहे हैं। गंडक में तो पिछली बार भी बहुत अर्ली पानी आ गया था और हम लोग इसी के लिए आज एंटी इरोजन का काम जो चल रहा है उसी को देखने के लिए आए हैं। और आप लोग भी देख रहे हैं कि जो इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ने और सरकार ने लिया है एंटी इरोजन का, तो उसी के इंस्पेक्शन में आज आया है। 40% काम हुआ है। हम लोग का टारगेट है 15 मई तक काम कंप्लीट हो जाए। 10-5 दिन ऊपर नीचे हो सकता है और उससे पहले फ्लड्स से पूर्व तैयारी को भी लेकर के कि सारा मटेरियल, सारा सामान, और गंडक और गोपालगंज डिवीज़न जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिवीज़न फ्लड को लेकर के पिछले 1-2 साल में देखा गया है कि काफ़ी जगह प्रॉब्लम रहा। इसलिए प्रायोरिटी में बिल्कुल सरकार के है। और जो भी अभी इसके बाद हम लोग मीटिंग करेंगे और उसमें जो भी और इशूज आएगा आज ही उसको रिजॉल्व करेंगे। प्रेडिक्टेबल रेन है, नेपाल से पानी आता है, नेपाल से पानी आता है और जगह जगह डेवलपमेंट हुआ है तो रोड बन गया है, उसका निकासी का प्रॉब्लम है। तो वो तो एक बड़ा इशू है। सरकार तो चाहती है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो, लेकिन इस फ्लड के तैयारी के लिए जो संभव है वो लोग हम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म क्या सॉल्यूशन होगा उस पर सरकार तो काम करती ही रहती है। नेपाल से भी बातचीत चल रहा है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन वहीं पर है। तो ये थे बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय कुमार झा, जिन्होंने आज जो है गोपालगंज के भगवानपुर में गंडक नदी के घाट पर जो है कटाव निरोधी कार्य का जायजा लिया और सारी तैयारियों के बाद जो है आज समीक्षा बैठक करेंगे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ। यहाँ पर डीएम और गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन वो भी मौजूद हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और वहीं पटना में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा लगातार 40 डिग्री के ऊपर है और लू भी चल रही है। ऐसे में बचने के लिए लोग नारियल पानी के साथ आम, बेल और सत्तू के शरबत पी रहे हैं। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। पारा 40 के पार चल रहा है। ऐसे में बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां हीट वेव का अलर्ट जारी हो गया है। ऐसे में लोग परेशान हैं और लोग तरल पदार्थ का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि इस चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में तरल पदार्थ ही एकमात्र सहारा है जो लोगों को गर्मी से राहत दे। मार्केट में सत्तू की डिमांड भी बढ़ गई है। लोग बेल के शरबत भी पी रहे हैं, नारियल पानी हो या फिर आम पन्ना। लोग मार्केट में जा रहे हैं और इन तरल पदार्थ को पी रहे हैं ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। तमाम ऐसे स्टॉल हैं राजधानी पटना में जहां सत्तू बनाए जा रहे हैं, आम पन्ना बनाए जा रहे हैं, लोग पी रहे हैं और उन्हें गर्मी से राहत भी मिल रही है। कुछ लोग से हम बात भी करते हैं। गर्मी काफी है, ये तरल पदार्थ मदद कर रहा है? बहुत मदद कर रहा है। ये लू से बचा रहा है हम लोगों को। हम लोग धूप में इस गर्मी में निकल रहे हैं, 40-42 डिग्री टेम्परेचर है, उस पर निकलना, इसका पीना डेली जरूरी है। डेली 1 गिलास हम लोग पीते हैं जी, एकदम डेली, एकदम कंपलसरी है। बिल्कुल। तो आम पन्ना पीकर कहा भी जाता है कि लू से बचाव मुमकिन है। हालांकि जो सत्तू का स्टॉल है यहाँ पे कई लोग सत्तू पीने भी आते हैं और भीषण गर्मी इतनी हो रही है, तरल पदार्थ की डिमांड भी बढ़ रही है। गर्मी इतनी अधिक है, लोग सत्तू की डिमांड बढ़ा दिए हैं जी। खूब बिक्री हो रही है। हाँ, दुकानदारी तो ठीक है सर। कितना एक दिन में कितना बेचते हैं आप? 1000-1200 गिलास निकल जाता है एक दिन में। 1000-1200 गिलास जी। तो जिस तरीके से गर्मी बढ़ी है, एक दिन में 1000-1200 गिलास
पर डे ये लोग बेच रहे हैं और राहत भी यही दे रहा है, क्योंकि चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है, गर्मी से लोग परेशान हैं। ऐसे में जो आम पब्लिक है जिन्हें घर से बाहर निकलना ही है, उनका एकमात्र सहारा तरल पदार्थ है। डॉक्टरों का भी यही कहना है कि तरल पदार्थ का सेवन करें, धूप में ज्यादा ना जाएं, अगर जाना भी पड़े तो नारियल पानी, सत्तू और बेल का शरबत, इन तमाम तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के